वेलकम फ्रेंड और श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, अब हमारा जो वीडियो है इस कृषि वीडियो में हम कृषि आधारित उद्योगों की हम बात करने वाले हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों में जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योगों की अगर हम बात करते हैं तो चीन के बाद भारत सूती वस्त्र उद्योगों में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ तक कि कपास के उत्पादन में भी हम भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखते हैं। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योगों की अगर हम बात करें तो ये भारत विभाजन से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा उद्योग था, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो 40% कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान चला गया। और ऐसे में हमारे भारतीय सूती वस्त्र उद्योगों पे कुठाराघात, जो बोलते हैं ना कुठाराघात हुआ, तो वो कुठाराघात हो गया। उससे हुआ ये कि हम मशीनरी तो हमारे पास रह गई, लेकिन जो कच्चा माल जो पाकिस्तान यानी सिंध के प्रदेश से आता था वो हमारे यहाँ आना बंद हो गया। और ऐसे में हमारे जो बड़े जो उद्योग थे सूती वस्त्र उद्योग वो खत्म हो गए, बंद हो गए। लेकिन हम कहते हैं ना कि हम ही हैं, हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और उसके बाद आज की अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में आज हम स्थापित हो गए हैं इस मुकाम पे कि चीन के बाद कपास उत्पादन में हम दूसरा स्थान रखने लगे हैं। लेकिन कपास का बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा हमारे भारत के पास ही है। और एक समय तो लास्ट अगर हम 2010-11 के आसपास की बात करते हैं तो उस समय हमारा जो भारत है वो कपास उत्पादन में चीन के लगभग इक्वल और एक बार उससे अधिक का प्रोडक्शन भी किया। लेकिन अभी डाउनफॉल है, थोड़ा है, क्योंकि कपास का जो कैटेगरी है हमारे पास थोड़ी सी हल्का सा कमजोर रह जाता है प्रोडक्शन। बाकी एरिया चीन से ज्यादा है हमारे पास। विश्व की सर्वाधिक कृषि भूमि यूएसए के पास है और विश्व की दूसरी सर्वाधिक कृषि भूमि हमारे पास है। और विश्व की सबसे ज्यादा कृषक जनसंख्या भारत के पास है, यानी हमारे पास है। ठीक है, तो आने वाला जो समय है वो उस समय में हम कृषिगत उत्पादन में हम चीन से अधिक ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे सूती वस्त्र उद्योगों में। तो भारत का जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है हम वहां पे चलते हैं। भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था कोलकाता में। भारत का पहला सूती वस्त्र वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थापित हुआ। एक स्थान पड़ता है फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में 1818 में हमारे भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ। ये बट आधुनिक श्रेणी का नहीं था। 1818 कोलकाता में है ये फोर्ट ग्लोस्टर, बट ये आधुनिक श्रेणी का नहीं था। अब अगर हम बात करें कि पहला आधुनिक मुंबई में स्थापित हुआ। मुंबई में 1854 में कावस जी एंड डाबर के द्वारा 1854 में मुंबई में ये हमारा भारत का पहला आधुनिक उद्योग स्थापित हुआ। तो फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में पहला और आधुनिक प्रथम वो 1854 में। इसको हम लिख सकते हैं प्रथम आधुनिक, है ना, ये ध्यान रखना है। प्रथम आधुनिक था वो प्रथम था। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे सूती वस्त्र उद्योगों की। अब सूती वस्त्र जो उद्योग हैं, इन सूती वस्त्र उद्योगों को 1991 में ही लाइसेंस से मुक्त कर दिया था। अब सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, उनके निर्माण के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमें आवश्यक नहीं था। क्या आवश्यक नहीं था? लाइसेंस आवश्यक नहीं था। अब अगर हम भारत में देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योगों का संकेंद्रण की हम बात करें सबसे ज़्यादा, तो सूती वस्त्र उद्योगों का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो हमें देखने को मिलता है, वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा मुंबई के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कोल्हापुर है, थाने हैं। ठीक है, ये कई स्थान हैं जो सूती वस्त्रों के लिए जाते हैं। मुंबई को हम सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो संकेंद्रण है वो गुजरात में है, दूसरा सर्वाधिक संकेंद्रण। और गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में हमें कुछ स्थान नजर आते हैं, जैसा अहमदाबाद है, भावनगर है, सूरत है, कांडला है। ठीक है, ये कुछ स्थान हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलते हैं।
अहमदाबाद जो है इसे हम कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। साथ ही अहमदाबाद ही कहलाता है पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद ही कहलाता है पूर्व का बोस्टन, और अहमदाबाद ही कहलाता है भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। अब अहमदाबाद के अलावा अन्य चलते हैं तो अन्य में तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में विशेष जो स्थान है जिसकी हम बात करते हैं तो वो है हमारा चेन्नई है, काफ़ी प्रसिद्ध है चेन्नई। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में और भी हैं जैसे कि मदुरई, मदुरई है, तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, चेन्नई है, मदुरई है, तिरुचिरापल्ली है, ये तमिलनाडु में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान हैं। ठीक है, कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ऐसे ही फिर वेस्ट बंगाल में भी हैं, काफ़ी स्थानों पर है वेस्ट बंगाल में, जैसे कि हावड़ा है, बजबज है, हावड़ा बजबज। ठीक है, यहाँ पे हमारे कागज उद्योग भी हैं, वस्त्र उद्योग भी हैं, जूट उद्योग भी हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ जब हम देखते हैं तो भारत के जो सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग हैं वो सागर तट पर ही स्थित हुए हैं या स्थापित हुए हैं, और उत्पादन भी भारत में सबसे ज़्यादा सागर तटवर्ती क्षेत्रों पर ही हुआ है। उसकी एक वजह होती है कि सागरीय नम जलवायु, सागर में जलवायु कैसी रहती है, नम रहती है, आर्द्र रहती है। तो सागरीय नम जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो सागरीय नम जलवायु क्या होती है कि कपड़ा बुनते समय धागे को नम कर देती है, और कपड़ा बुनाई करते समय धागा फिर बार बार में टूटता नहीं है, है ना। तो ये स्थिति रहती है सूती वस्त्रों के निर्माण की वजह यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है सूती वस्त्रों का संकेंद्रण। इसके अलावा हमारा राजस्थान भी कम नहीं है। हमने राजस्थान के उद्योगों में राजस्थान के सूती वस्त्रों की बात की है। भीलवाड़ा है, एकीकृत क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे 14 सूती वस्त्र मिले हैं, और भी कुछ छोटी इकाइयाँ भी यहाँ पे स्थापित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, पंजाब। ठीक है, पंजाब में लुधियाना जो क्षेत्र है, लुधियाना वो होजरी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर है जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर है। आगरा है, मोदी नगर है, मोदी नगर है, कानपुर, आगरा, मोदी नगर। ठीक है, ये लखनऊ, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं सूती वस्त्रों के लिए भी। साथ ही आगरा, कानपुर, मोदी नगर, इन क्षेत्रों में सूती वस्त्रों से यानी सूती दरियाँ निर्माण भी किया जाता है। दरियाँ निर्माण है ना, दरियों, सूती धागे से दरियाँ निर्माण भी की जाती हैं आगरा वगैरह में, कानपुर है। ठीक है, अलीगढ़ है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये जगह, है ना, ये ध्यान रखना है। तो बस ये थे हमारे भारत के सूती वस्त्र उद्योगों का संकेंद्रण। सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो सूती जो वस्त्र हैं ये विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय वस्त्र हैं। भारत में भी कुल वस्त्र डिमांड का 56% से अधिक, लगभग 56% या इससे अधिक सूती वस्त्र से ही पूर्ण होता है। भारत में सूती वस्त्रों के उत्पादन, सूती धागों के उत्पादन में जो अग्रणी है वो है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, सूती वस्त्रों के बाद हम चलते हैं हमारे ऊनी वस्त्रों पे। तो ऊनी वस्त्रों का संकेंद्रण महाराष्ट्र में और पंजाब में हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। ऊनी वस्त्र का जो भारत का पहला कारखाना है वो 1876 में कानपुर में स्थापित हुआ था, ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना। और दूसरा हमारे 1881 में धारीवाल में, धारीवाल पंजाब में पड़ता है, 1881 में धारीवाल पंजाब में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऊनी वस्त्रों में जो हस्त निर्मित वस्त्र हैं यानी हाथ से निर्मित जो वस्त्र हैं कुटीर उद्योगों में, उनमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हस्त निर्मित ऊनी वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं, हस्त निर्मित ऊनी वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे पश्मीन बकरी, ठीक है, और अंगोरा ऊन,
अंगोरा ऊन यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें भेड़ की ऊन को अंगोरा कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे खरगोश की ऊन को अंगोरा कहते हैं। पश्मीन यहाँ पे बकरी होती है, तो पश्मीन बकरी की ऊन से और अंगोरा ऊन से यहाँ पे हस्त निर्मित ऊनी वस्त्रों का काफ़ी चलन है। पश्मीन शॉल विश्व में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है भारत में कि भारत में ढाका की मलमल, जो कि बांग्लादेश में है अभी तो ढाका की मलमल, और इतनी मतलब इतनी महीन हुआ करती थी ढाका की मलमल, उसको अंगूठी की जो अंगूठी होता है ना, अंगूठी, उसमें से पूरे थान को बाहर निकाल लें, ठीक है। और ये जो पश्मीन शॉल है वो ऐसे कहते हैं कि इतना महीन था कि माचिस की डिबिया में उसको पूरा पैक करके पॉकेट में रख सकते हैं। तो जो भी था, लेकिन ये हमारे भारत में ज़बरदस्त कलाकारी का नमूना है। और ऐसे कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत से गए थे तो भारत के जो कारीगर थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए, उनके अंगूठे काट गए थे ताकि वो बेरोजगार हो जाएं और अपने जो हुनर है उस हुनर को आगे फॉरवर्ड ना कर पाएं, ठीक है। इसमें सच्चाई जरूर है, ये स्थिति है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम रेशम उद्योगों पे। तो देखो, रेशम उद्योगों की अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में रेशम उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। रेशम की 5 किस्में हैं। रेशम की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, और उन 5 किस्मों के नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ। और लेकिन खास बात यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि रेशम की 5 किस्मों को उत्पन्न करने वाला एकमात्र देश हमारा भारत ही है। रेशम की 5 किस्में हैं: मूंगा, टसर, ट्रॉपिकल टसर, मूंगा, टसर, ट्रॉपिकल टसर, ईरी, ठीक है। और ट्रॉपिकल टसर के अलावा टसर का ही एक और पार्ट है टसर, ठीक है। तो अच्छा, ये तो आ गया क्या, मलबरी रह गया है ना। मूंगा, टसर, ट्रॉपिकल टसर, ईरी और मलबरी, ये 5 किस्में हैं, और इन 5 किस्मों के उत्पादन करने वाला एकमात्र देश हमारा भारत ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। और मूंगा किस्म के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है, और मलबरी जो किस्म होती है इसको हम शहतूती रेशम कहते हैं। शहतूती रेशम, मलबरी जो किस्म होती है इसको शहतूती रेशम कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम भारत में ही। भारत में देखो क्या होता है कि पहला जो उद्योग है रेशम का, पहला उद्योग स्थापित हुआ था हमारे कोलकाता में 1832 में, हावड़ा क्षेत्र के निकट, ठीक है। लेकिन फिर जो रेशम उद्योग है वो सरक कर आ गए हमारे कर्नाटक में, ठीक है। और आज रेशम के उत्पादन में और रेशमी वस्त्र से संबंधित जो देश का सबसे बड़ा केंद्र है वो कर्नाटक ही बना हुआ है। हमारे भारत में रेशम के कुटीर उद्योग भी संचालित हैं। इनमें काफ़ी प्रसिद्ध केंद्र हैं, मैसूर है, कांजीवरम है, हमारा वाराणसी है, श्रीनगर है, अमृतसर है, भागलपुर है, और नॉर्थ ईस्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह, ये भी जबरदस्त हैं रेशम के लघु उद्योगों में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब कर्नाटक वैसे अग्रणी है, भारत का 50% या इससे अधिक रेशम उद्योग और रेशम उत्पादन कर्नाटक के मैसूर वगैरह, कांजीवरम जो क्षेत्र हैं उनमें ही काफ़ी फेमस है, उनमें ही काफ़ी फैला हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं रेशम से संबंधित कुछ संस्थान की, तो एक संस्थान आता है केंद्रीय रेशम प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय रेशम प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये मैसूर में है। एक आता है केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान केंद्र, ये मेंदी पाथर एक स्थान पड़ता है मेघालय में, मेंदी पाथर मेघालय में है। एक है केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान केंद्र, ये रांची झारखंड में है। एक आता है केंद्रीय रेशम बोर्ड, ये केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलोर में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये हैं हमारे रेशम उद्योग से संबंधित।
अब कृषि आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, पहला सबसे बड़ा तो है सूती वस्त्र, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है हमारा ये क्या बोलते हैं, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग ऐसा है कि विश्व चीनी उत्पादन और विश्व गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगर हम बात करें हमारे इस उत्पादन के संदर्भ में तो ब्राजील पहला स्थान है, हमारा भारत दूसरा स्थान रखता है। भारत में चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन दोनों में ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन कम हुआ है तो चीनी उत्पादन भी मंदा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में पहला स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है। भारत का पहला चीनी कारखाना 1840 में एक स्थान है बेतिया बिहार में पड़ता है। तो 1840 बेतिया बिहार में हमारे देश का पहला कारखाना स्थापित हुआ था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में चीनी उत्पादन का संकेंद्रण के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश में कानपुर, जैसे कानपुर काफ़ी प्रसिद्ध जगह हैं, ठीक है। इसके अलावा गुड़ खांडसारी उद्योग को लघु उद्योगों के रूप में भी हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ में काफ़ी मान्यता मिली है। मतलब गुड़ खांडसारी जो लघु उद्योग हैं उनमें मेरठ को काफ़ी मान्यता मिली है, मेरठ उत्तर प्रदेश में ही है। हमारे राजस्थान में भी गुड़ खांडसारी उद्योग है। लघु उद्योगों के रूप में चित्तौड़गढ़, बूंदी, जयपुर, यहाँ झालावाड़, यहाँ पे काफ़ी मान्यता प्राप्त लघु उद्योग हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चीनी से संबंधित एक संस्थान है, संस्थान का नाम है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान और ये भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। अब इसी कृषि आधारित उद्योगों में ही हम कुछ वन उपज आधारित उद्योगों को ऐड करके पढ़ते हैं। वन उपज आधारित उद्योगों में हम जो मुख्य लेने वाले हैं वो है कागज उद्योग लेंगे, है ना, कागज उद्योग। हमारे भारत में कागज उद्योग का पहला कारखाना 1832 में ही स्थापित हुआ था। ये 32 में स्थापित हुआ था हावड़ा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लेकिन ये असफल हो गया। अब ऐसे आता कि भारत का प्रथम सफल कारखाना तो वो स्थापित हुआ 1867 में और वो था बालीगंज में। बालीगंज पड़ता है कोलकाता में ही। तो ये पहला सफल कारखाना। अभी भी हमारे कागज के जो बड़े संकेंद्रण क्षेत्र हैं उनमें आता है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, और महाराष्ट्र। अभी हमारे कागज उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी राज्यों में से है, फिर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश वगैरह का नाम आता है, ठीक है। हमारे वेस्ट बंगाल में 2 स्थान हैं, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ भी है। इनमें से हावड़ा, बजबज, टीटागढ़ ये काफी प्रसिद्ध उद्योग है। हावड़ा, बजबज और टीटागढ़ ये वेस्ट बंगाल में हैं। इसके अलावा जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े केंद्र आते हैं, नेपानगर और होशंगाबाद। नेपानगर की जब हम बात करते हैं, नेपानगर क्यों फेमस है? नेपानगर जाना जाता है हस्त निर्मित कागज के लिए। नेपानगर हस्त निर्मित कागज, साथ ही ये नेपानगर ज्यादा फेमस है अखबारी कागज उत्पादन के लिए। अखबारी कागज, नेपानगर में अखबारी कागज निर्माण का देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र है। होशंगाबाद की बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे करेंसी पेपर, नोट छापने वाला जो कागज है, करेंसी पेपर निर्माण के लिए ये होशंगाबाद जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों में हम लेते हैं जूट उद्योग को। जूट उद्योग देखो ऐसा है कि भारत के 2 बड़े ऐसे उद्योग हैं जो कि भारत के विभाजन से प्रभावित हुए। इनमें से एक तो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग और एक है जूट उद्योग। अब जूट उद्योग जब भारत का विभाजन हुआ तो जूट उत्पादन का 90% क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। अब केवल 10% क्षेत्र रह गया भारत में और मशीनरी रह गई।
अब मशीनरी बिना कच्चा माल के करें क्या, लेकिन कहता है ना कि भाई हम ही थे, हमने क्या किया, उत्पादन इतना प्रारंभ किया, इतना ज्यादा उत्पादन हुआ भारत में कि आज पूरे विश्व में जूट के उत्पादन में भारत प्रथम हो गया है। बांग्लादेश को हमने पीछे छोड़ दिया है, जूट के उत्पादन में हमारा भारत प्रथम है। ना केवल जूट के उत्पादन में बल्कि जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन और उनके निर्यात में भी भारत का पहला स्थान है। और भारतीय जूट निगम स्थापित है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, हम पहले इसकी बात कर चुके हैं भारत के कृषि में। ठीक है, जूट उद्योगों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण हमारे भारत में वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है, अब जूट का पहला उद्योग भी पूछ लेते हैं। तो जूट का पहला उद्योग 1855 में एक स्थान है रिश्रा कोलकाता। रिश्रा कोलकाता 1855 में रिश्रा कोलकाता में जूट का पहला उद्योग हमारे भारत में स्थापित हुआ था। और इसके अलावा फिर 1859 में प्रथम जूट वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना स्थान वही था रिश्रा में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रिश्रा कोलकाता में ही भारत का प्रथम जूट वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था 1859 में, और 1855 में स्थापित हुआ भारत का प्रथम जूट उद्योग रिश्रा कोलकाता में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे हमारे कृषि आधारित उद्योग। अब हमारे पास है इंजीनियरिंग उद्योग की हम बात करते हैं। इंजीनियरिंग उद्योगों के बाद हम बात करेंगे भारत में कुछ रसायन उद्योग हैं उनके बारे में। ठीक है, उर्वरक उद्योग वगैरह के बारे में। तो अब जो हम बात करते हैं इनमें वर्बल ज़्यादा है क्योंकि विशेष चीज़ें नहीं हैं, छोटा छोटा सा है, थोड़ा सा आपको वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में जो मशीनरी इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जब इंजीनियरिंग उद्योग की बात करते हैं तो बड़ा नाम आता है एक इंडस्ट्रीज़ का जिसका नाम है भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना हुई थी 1964 में। भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, नई दिल्ली में इसका कॉरपोरेट ऑफिस है। ये मुख्यतः भोपाल में इसकी मुख्य कार्यकारी इकाई है, अन्य स्थानों पर भी हैं बट भोपाल काफ़ी फेमस है भेल के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। अब भेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल्स, ये इलेक्ट्रिकल जो इंजन है उनका निर्माण भी करता है। इसके अलावा जो विद्युत रेल इंजन है इनका निर्माण भी करता है। भेल के अधीन ही हमारे राजस्थान में मेमू रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना का शिलान्यास किया गया था। मेमू रेल कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में 22 सितंबर 2013 में सोनिया गांधी शिलान्यास करके गई थी और उस मेमू का नाम था मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इसका शिलान्यास किया गया था हमारे भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वो जो मेमू है वो कहाँ आई थी, भीलवाड़ा में। ठीक है, भेल। इसके अलावा एक है हमारे पास भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड। ठीक है, यानी कि मशीनरी निर्माण से संबंधित अभियांत्रिकी जो उद्योग है वो रांची में है। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड ये 1958 में हमारे भारत में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा खनन एवं उससे संबंधित मशीनरी निगम लिमिटेड ये हमारे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और ये 1965 में स्थापित हुई थी। तो खनन से संबंधित, जिसको हम कहते हैं ना अर्थ मूवर्स, तो अर्थ मूवर्स से संबंधित जो मशीनरी है, खनन से संबंधित जो मशीनरी है, उनके निर्माण के लिए बड़े पैमाने का वृहत जो उद्योग है वो हमारे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 1965 में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है एक भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड ये स्थापित हुआ हमारे विशाखापट्टनम में और ये स्थापित हुआ था 1966 में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा है नेशनल इंस्ट्रूमेंटेड लिमिटेड। ठीक है, नेशनल मतलब जिसको हम कहते हैं ना आईएल, इंस्ट्रूमेंटेशनल लिमिटेड, आईएल, ये हमारे राजस्थान में भी है इसकी एक शाखा, बंद है लेकिन वो इंस्ट्रूमेंटेशनल लिमिटेड। इंस्ट्रूमेंटेशनल लिमिटेड, ये इंस्ट्रूमेंटेशनल लिमिटेड स्थापित
हुआ था 1964 के आसपास हमारे राजस्थान के कोटा में, और इसका जो मेजर प्लांट है वो नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशनल लिमिटेड के रूप में 1966 में जाधवपुर कोलकाता में स्थापित हुआ था। ये जो हमारे ऊर्जा उद्योग होते हैं ना, ऊर्जा उद्योग, उनसे संबंधित जो मशीनरी है उसका निर्माण किया करता था। राजस्थान वाला ये जो प्लांट है ये बंद है। HMT 1963 में ही स्थापित हुआ था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स के रूप में। यह भी मशीनरी ही निर्माण किया करता था। HMT की एक शाखा राजस्थान में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया था। राजस्थान वाला जो प्लांट है 1965 में जो स्थापित हुआ था अजमेर में, ये अभी बंद है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसी में मशीनरी इंडस्ट्रीज यानी इंजीनियरिंग में ही, तो हम इसको फिर से कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं आगे। उन पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे मोटर कार से संबंधित, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का नाम आता है उनमें। ये तो हटा देते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग उद्योगों में मोटर कार निर्माण, या इसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल। अब हमारे भारत का पहला ऑटोमोबाइल उद्योग 1947 में स्थापित हुआ था, और 1947 में स्थापित हुआ था ये कुर्ला, ये मुंबई में पड़ता है, कुर्ला मुंबई। और कुर्ला मुंबई में ये स्थापित हुआ प्रीमियर ऑटोमोबाइल के नाम से। प्रीमियर ऑटोमोबाइल के नाम से ये स्थापित हुआ 1947 में कुर्ला मुंबई में, नाम था प्रीमियर ऑटोमोबाइल। इसके पश्चात 1948 में स्थापित हुआ हिंदुस्तान मोटर्स के रूप में, और ये स्थापित हुआ उत्तरपाड़ा कोलकाता में। अब आपको ये बात बताऊं कि हिंदुस्तान मोटर्स वो पहली भारतीय कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की है। हिंदुस्तान मोटर वो पहली भारतीय कंपनी है जिसके द्वारा भारत की प्रथम लग्जरी कार एम्बेसडर, बहुत ही लोकप्रिय कार एम्बेसडर का निर्माण किया था। अभी एम्बेसडर कार निर्माण का निजीकरण कर दिया गया है, और अभी ये उत्पादन केवल जो डिमांड है उसके आधार पर ही प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन इसे बेच दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता था कि इसको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में, क्योंकि भारत की पहली कार है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कार है, इतनी लोकप्रिय रही कि राजस्थान में के जो देशी गीत संवाद होते हैं, सीठने जो होते हैं, विवाह अवसर पर गाए जाने वाले गाली गलौच वाले गीत, उनमें भी इस कार का उपयोग होने लगा था, उसमें इस कार का नाम आने लगा था। तो मेरी सोच ऐसी थी कि इस कार को कुछ स्पेशल दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको उल्टा इसका प्रोडक्शन था वो बेच दिया गया, तो इसका निजीकरण कर दिया, हाल ही में इसका निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो हिंदुस्तान मोटर्स हो गया, ये उत्तरपाड़ा कोलकाता में है। पता नहीं यार, थोड़ा बहुत अजीब लगता है निजीकरण। ओके, सरकारी कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है, क्या है ये, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारत में जो स्थापित देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो कौन है, वो है टेल्को। आप सोच रहे होंगे यार टेल्को कौन आ गई। टेल्को है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, इस टेल्को के 2 प्लांट हैं। इनमें से एक तो है हमारे पुणे महाराष्ट्र में, और एक पड़ता है जमशेदपुर में। जमशेदपुर वाला जो प्लांट है, ये जमशेदपुर वाला प्लांट तो बनाता है जो रेलवे लोकोमोटिव यानी कि रेल इंजन बनाता है, और पुणे वाला जो प्लांट है ये बनाता है मोटर कार निर्माण। ठीक है, तो ये है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ये है देश की सबसे बड़ी। देश में जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड भारी वाहन निर्माण से जुड़ा हुआ है। अशोक लीलैंड का मुख्यालय है तमिलनाडु में। तीसरी सबसे बड़ी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसकी ग्रोथ रेट अभी वर्तमान में तो अशोक लीलैंड को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, और अब ये बन गई है सेकंड। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वो कंपनी है भारत की जो दोपहिया वाहन से लेकर बड़े से बड़ा भारी वाहन यानी ट्रक वगैरह सब निर्माण करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी मुख्यालय कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। इसके अलावा फिर यात्री कार निर्माण में जो भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है वो है मारुति सुजुकी। ठीक है,
इस 1991 में इस जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था, और 1993 में यात्री परिवहन जो निर्माण है उसको भी लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ऑटोमोबाइल में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में क्वेश्चन आता है कि भारत का कार निर्माण या बस निर्माण में कोई स्थान। तो मैं आपको बताऊं कि भारी वाहन निर्माण में, कार निर्माण वगैरह को तो नहीं मिलता, बट भारी वाहन निर्माण में हमारे भारत का स्थान 5वां है। भारी वाहन निर्माण में भारत का स्थान क्या है? 5वां है। दुपहिया वाहन निर्माण में और साइकिल निर्माण में भारत का स्थान 2रा है। ट्रैक्टर निर्माण में हमारा स्थान विश्व में 1ला है। ठीक है, क्योंकि कृषक जनसंख्या सबसे ज्यादा, तो ट्रैक्टर का निर्माण तो पूरे विश्व में भारत ही सबसे ज्यादा करने वाला है। ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बाद हमारे पास आ जाता है रेलवे। रेलवे उद्योग है वो ब्रिटिश शासन काल में हमारे यहाँ स्थापित हुआ था। रेलवे उद्योग का जो पहला उद्योग है वो हमारे अजमेर में ब्रिटिश शासन काल में स्थापित हुआ, बट वो रखरखाव के अभाव में और शायद ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से वो बंद करना पड़ा। अब भारत के जो मेजर प्लांट हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो भारत में काफ़ी बड़े प्लांट हैं, और उनमें सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, हम वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इनमें चलते हैं हम, वेस्ट बंगाल में चलते हैं। वेस्ट बंगाल में है चित्तरंजन लोकोमोटिव कंपनी। ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वेस्ट बंगाल में है, और चित्तरंजन लोकोमोटिव पहले स्टीम इंजन बनाया करती थी, आज स्टीम इंजन बंद है, तो ये चित्तरंजन लोकोमोटिव अब विद्युत इंजन का निर्माण करता है। फिर हम जमशेदपुर झारखंड में चलते हैं। जमशेदपुर में स्थापित है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को के नाम से, और ये भी वर्तमान में विद्युत इंजन ही बनाती है। ये भी पहले स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन निर्माण किया करती थी। फिर आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमें मिलता है वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव कंपनी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी वाराणसी उत्तर प्रदेश, तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी वाराणसी उत्तर प्रदेश ये डीजल इंजन बनाती है। डीजल लोको है ना, तो डीजल लोको का अर्थ होता है इंजन, तो डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल इंजन का निर्माण करता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा हमारे बिहार में 2 हैं, एक तो छपरा और एक मधेपुरा। छपरा जो इंजीनियरिंग उद्योग है, तो छपरा में तो रेल का पहिया बनता है, पहिया और पटरियां वगैरह, और मधेपुरा में विद्युत इंजन बनते हैं। मधेपुरा बिहार में विद्युत इंजन और छपरा बिहार में रेल इंजन। इसके अलावा फिर पंजाब में है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में विद्युत जो रेल होती है, विद्युत जो ट्रेन होती है, उसके डिब्बे बनते हैं। इसके अलावा पंजाब में ही है एक पटियाला में नाम है डीजल कंपोनेंट वर्क्स। और डीजल कंपोनेंट जो वर्क्स है, इस डीजल कंपोनेंट में डीजल इंजन की रिपेयरिंग होती है। हमारे राजस्थान में हमने पढ़ लिया है सिमको वैगन फैक्ट्री और मेमू रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इसके अलावा फिर कर्नाटक में बेंगलोर में है रेलवे इंजीनियरिंग उद्योग बेंगलोर में। तो यहाँ पे रेल पहिया और बनता है एक्सल। इसके अलावा फिर तमिलनाडु के चेन्नई में है इंट्रीगल रेल कोच फैक्ट्री। ये इंट्रीगल रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई के पेराम्बूर क्षेत्र में है। स्विट्जरलैंड के सहयोग से ये स्थापित हुई थी इंट्रीगल रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई। अब ये चर्चा में है और ये एग्जाम में पूछे जाने के लिए ही है। इंट्रीगल रेल कोच फैक्ट्री की खास बात यह है कि इसके द्वारा वंदे भारत जो ट्रेन है वो बनाई गई थी।
वंदे भारत ट्रेन इसके द्वारा बनाई गई थी, जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक है। सेमी हाई स्पीड है भारत में, मैं बता चुका हूँ आपको। सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है उनमें एक तो है वंदे भारत, एक है गतिमान एक्सप्रेस और एक है तेजस एक्सप्रेस। बाकी वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये है हमारा रेलवे उद्योग। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है एक तो जहाजरानी उद्योग और एक आता है हमारे पास जहाजरानी के अलावा वायुयान निर्माण उद्योग। देखो इन दोनों उद्योगों को हम एक साथ करते हैं, जहाजरानी और वायुयान निर्माण। हमारे भारत में जहाज उद्योग जो हैं और वायुयान निर्माण उद्योग हैं वो सीमित हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वृहत नहीं है ये। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमें वायुयान निर्माण उद्योग पर ही चलते हैं, ठीक है। तो वायुयान निर्माण उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत में कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में 1940 में सेठ हीराचंद बालचंद के द्वारा एक प्लांट स्थापित किया गया। नाम था इसका हाल था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ठीक है। पहले क्या नाम था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ये नाम था, ठीक है। फिर इसको 1942 में कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से खरीद लिया था, ठीक है। फिर भारत आज़ाद हुआ तो 1964 में इस हाल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा ले लिया गया और नाम, इस हाल का नाम बदल के रखा गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अभी ये प्लांट बंद होने के कगार पर है और इसका बात ही करना खराब है, ठीक है। तो एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये ध्यान रखना है, तो अभी बंद होने के कगार पर है। उसकी वजह आप शायद जानते हैं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। बस ये एक ही है, इसकी कई शाखाएं, मतलब कई कार्य शाखाएं हैं जिनको हम डिपो बोलते हैं ना, कई डिपो हैं। ये कानपुर वाला जो डिपो है यानी कि डिवीजन बोलते हैं, वो HS 748 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया करता है। और हैदराबाद जो डिवीज़न है, ये बस दो ही चर्चा में रहते हैं। हैदराबाद जो डिवीज़न है इसके द्वारा हमारे जो मिग का निर्माण किया जाता था, मिग विमान बनाया करता था, जो उड़ने के लिए कम, गिरने के लिए ज़्यादा फेमस होते थे। तो मिग विमान, हैदराबाद मिग विमान और HS 748, भारत में ये सिर्फ एक ही प्लांट है एरोनॉटिक्स निर्माण का। तो अब हम करते क्या है, एक ही प्लांट है, उसको भी हमने बहुत अच्छे से नहीं रखा है, तो हमने क्या, हमें विदेशियों से खरीदना पड़ता है। सारस नाम का जो एरोप्लेन है, ये हमारे भारत में यात्री परिवहन के लिए निर्मित भारत का पहला विमान है, बस, और ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। सारा का सारा हम फॉरेन से खरीदते हैं। इतना बड़ा देश है भारत और उसमें निजीकरण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में एक बड़ी सी सार्वजनिक सेक्टर की एक कंपनी खोली जाए जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं खरीदी जाए, ना कि हमारे देश की कंपनियों को बेचा जाए। आधुनिक सुख सुविधाएं मतलब आप सुख सुविधाएं नहीं बोलना चाह रहा था एक्चुअल में, आधुनिक मशीनरी खरीदी जाए जो निर्माण करे नए अच्छे विमान का, ठीक है, ना कि हम सीधा विमान खरीदे हैं। ऐसे तो देश को रोजगार नहीं मिलेगा ना। चलो कोई बात नहीं भाई, आगे हम चलते हैं हमारे जहाजरानी उद्योग पे। तो जहाजरानी उद्योग है वो भी हमारे भारत में बहुत अच्छा नहीं है। देखो जहाजरानी उद्योग में पहला जो उद्योग है 1946 में स्थापित हुआ था। 1946 में स्थापित हुआ था, उसका नाम था मेमर्स स्की इंडिया, यानी कि ऐसे SCINDIA, मेमर्स इंडिया के नाम से ये विशाखापट्टनम में स्थापित हुआ, विशाखापट्टनम में, ठीक है। 1948 में
1948 में हमारे भारत का पहला 1948 में भारत का पहला ऊषा नाम का एक बोट तैयार की, जहाज तैयार किया गया ऊषा नाम से। इसके अलावा फिर उस 1946 में ये जो प्लांट था इसका 1952 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। और 1952 में राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान शिपयार्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 1952 में राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके अलावा फिर भारत में है कोचीन शिपयार्ड। अब कोचीन शिपयार्ड 1965 में स्थापित हुआ था और नाम से पता लग रहा है कोचीन है, तो कहाँ पर होगा ये? केरल में है, ठीक है। इसके अलावा दो और याद रखने आपको, एक तो गार्डेन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, ये कोलकाता में है। और एक है मझगांव डॉक, ये पड़ता है मुंबई में। मझगांव डॉक जो मुंबई है, ये इंडस्ट्री हमारे भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय जल सेना के लिए छोटे पानी के जहाज निर्माण करती है। यहाँ पे भी हमारे पास बहुत बड़ा कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे भी हमारी नौसेना के लिए बड़े जहाज खरीदने ही पड़ते हैं, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, ये हमारा देश है और आई लव इंडिया एंड यू आल्सो लव इंडिया, ओके। चलो अब हम बात करेंगे हमारे भारत में रसायन उद्योगों पे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही हम भारत के कुछ जो हमारी कंपनियां हैं भारत की, जिनमें जो महारत्न का दर्जा प्राप्त 10 कंपनियां हो गई हैं अभी हमारे भारत में। तो महारत्न का दर्जा प्राप्त जो 10 कंपनियां हैं, हम उन कंपनियों का विवरण जानेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।